हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मयंक अग्रवाल और अब इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज 3.4 का इंट्रोडक्शन। इसमें हम बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होती है समझिए। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आपके लिए एक नया वर्ड है। इससे पहले हमने एक वर्ड सुना है अलजेब्रिक इक्वेशन। अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती थी? देखिए, अलजेब्रिक इक्वेशन होती थी जैसे कि x + 2 = 0, इस तरह की इक्वेशन आपने पढ़ी है। उसके अलावा x² + 5x + 6 = 0, ये क्या था? ये सब अलजेब्रिक इक्वेशन थी। और इनके सॉल्यूशन हम कैसे पता करते थे? इनके सॉल्यूशन क्या होते थे? x की वो वैल्यूज जो इनको सेटिस्फाई करे। जैसे कि यहाँ पर x की वैल्यू अगर -2 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक, मतलब x = -2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो x = -2 क्या है? इसका सॉल्यूशन है। ऐसे ही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके सॉल्यूशन है -2 और -3। जब आप -2 और -3 को यहाँ पर रखोगे तो ये = 0 हो जाएगा, मतलब -2 और -3 क्या है? इसके सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये तो थी अलजेब्रिक इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? अलजेब्रिक इक्वेशन, अलजेब्रिक इक्वेशंस। ठीक है, हम यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती है जिनमें वेरिएबल क्या होंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे। जैसे कि x की जगह आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर sin cos tan वगैरह मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, sin cos tan cot sec cosec वगैरह ये मिलेगा। जैसे कि sin x - 1/2 = 0, ये क्या हो गई? ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गई। ऐसे ही sin x + cos x = 1, ये क्या हो गई? एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गई। ठीक है, ऐसे ही आप वो ले लीजिए cos x + cos 2x + cos 3x = 0, ये क्या हो गई? एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गई। इनमें क्या है? इनमें वेरिएबल अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और इनके सॉल्यूशन क्या होंगे? इनके सॉल्यूशन वही x की वो वैल्यूज जो इनको सेटिस्फाई करे। तो ये हमने समझ लिया ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब इसकी हम डेफिनेशन यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, ये थे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के एग्जाम्पल और इसकी डेफिनेशन अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन तो ये हो गई ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन की डेफिनेशन। इक्वेशंस इन्वॉल्विंग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एज अ वेरिएबल आर कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, इसको फंक्शंस कर लेंगे, ये हो गया। अब बात करते हैं हम इनके सॉल्यूशन की। सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस, सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। तो देखिए, जैसे कि मैं ये वाला एग्जांपल ले लेता हूं। यहां पर अभी लिखा था हमने sin x - 1/2 = 0। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए कि इसके सॉल्यूशन आप बताइए तो कैसे करेंगे? सॉल्यूशन क्या होता है? x की वो वैल्यूज जो इसको सेटिस्फाई कर जाए। ठीक, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए, इसको हम लिख सकते हैं sin x = 1/2। ठीक, मतलब हमें x की वो वैल्यूज पता करनी है जिनके साइन की वैल्यू 1/2 होती है। तो 1/2 कहां पर होता है? 1/2 देखिए, हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू पता है, ये π/6 पर होता है। यानी कि हम यहां से लिखेंगे कि sin π/6 = 1/2, यानी कि π/6 x की वैल्यू होगी। ठीक, लेकिन क्या ये a की वैल्यू होगी? क्या एक ही ऐसा x है जिसके साइन की वैल्यू 1/2 है? नहीं, हमने पढ़ा था, देखिए हमने क्या पढ़ा था? sin 2nπ + x = sin x, ये हमने पढ़ा था। यानी कि अगर हम इसमें 2nπ को ऐड कर दें, जैसे कि सपोज हम n की वैल्यू 1 रखकर यहाँ पर लिख दें sin 2π + π/6। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा sin 13π/6। और ये sin 13π/6 जो है वो भी 1/2 के इक्वल होगा। ठीक, क्योंकि sin 2π + π/6 भी sin π/6 के इक्वल होगा। ऐसे ही sin 4π + π/6, यहाँ पर अब n की वैल्यू हमने रख दी 2, तो ये भी किसके इक्वल होगा? ये भी 1/2 के इक्वल ही होगा। और ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा हमारे पास 25π/6। ठीक है, तो ऐसे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, तो क्या हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन लिखेंगे? नहीं। अब इसको देखते हुए, किसको देखते हुए कि यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे हैं, जैसे कि हम इसको ग्राफ से भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं। जैसे कि हमने sin x का ग्राफ पढ़ा था। ठीक है, sin x का ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से था। क्लियर? ग्राफ के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी
3.2 के खत्म होने के बाद 3.3 से पहले, वो आप जरूर देखिएगा एक बार, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये sin x का ग्राफ था, ये -1 से 1 के बीच में वेरी करता है, मतलब इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है। अब देखिए sin x इज इक्वल टू 1/2, यानी कि x की वो वैल्यू जहां पर sin x की वैल्यू क्या है 1/2, ठीक है। तो देखिए 1/2 यहां कहीं होगा, ये 1 है तो 1/2 यहां कहीं होगा, ठीक। अब देखिए 1/2 किन किन x पर आ रही है, तो अगर हम इसको देखें यहां पर इस वैल्यू पर, ये जो x है यहां पर, इस पर वैल्यू 1/2 आ रही है, ये जो x है यहां पर, इस पर वैल्यू 1/2 आ रही है। भाई यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए आप, तो ये जहां जहां पर भी इसको कट करेगा और जो ये x है इन सब पर क्या होगी, इन सब x पर 1/2 वैल्यू होगी, मतलब sin x की वैल्यू 1/2 होगी, ठीक है। इस वाले x पर भी 1/2 वैल्यू होगी, ऐसे ही इस वाले x पर भी 1/2 होगी, इस वाले x पर भी 1/2 होगी, इधर भी मिला सकते हैं हम, तो यहाँ पर इस वाले x पर भी 1/2 होगी, इस वाले x पर भी 1/2 होगी। तो ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल है, ठीक है। तो इन इनफाइनाइट सॉल्यूशन को देखते हुए यहाँ पर सॉल्यूशंस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, सॉल्यूशन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन सी दो कैटेगरी, एक तो है प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक है जनरल सॉल्यूशन। पहला है प्रिंसिपल सॉल्यूशन और दूसरा है जनरल सॉल्यूशन। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है और जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, तो जनरल सॉल्यूशन की बात हम बाद में करेंगे, पहले समझिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल को हिंदी में बोलते हैं मुख्य, मेन सॉल्यूशन, मुख्य सॉल्यूशन। मुख्य सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो 0 से 2π के बीच में होते हैं, ठीक है। यानी कि sin x इज इक्वल टू 1/2, इसके लिए x की वो वैल्यू जो 0 से 2π के बीच में ही हो। तो ऐसी कौन कौन सी वैल्यू आएगी, देखिए ऐसी वैल्यू आएगी हमारे पास, एक तो है π/6 और एक और आपके पास आएगी sin π - π/6। ये कैसे आएगी वो सब मैं आपको समझा दूंगा अभी आगे, ठीक है। अभी जो बता रहा हूं वो समझिए आप, मतलब 0 से 2π के बीच में जो वैल्यूज है इसके लिए वो है आपकी एक तो π/6 और एक ये आ जाएगी आपकी sin 5π/6, यानी कि π/6 और 5π/6 इसके लिए क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो पहले हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद इन प्रिंसिपल सॉल्यूशन को हम पता कैसे करेंगे उस पर बात करते हैं, क्लियर। तो ये हो गए प्रिंसिपल सॉल्यूशंस की डेफिनेशन। द सॉल्यूशंस ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन फॉर विच x इज फ्रॉम 0 to 2π आर कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। 2π पर इक्वलिटी क्यों नहीं लगाई है, क्योंकि जो वैल्यू 0 पर है वही 2π पर भी है, ठीक है। 2π पर आते ही वैल्यू वापस से रिपीट होने लगती है, तो जो भी वैल्यूज हम 0 से 2π के बीच में लिखेंगे वो हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन होंगे। अब बात आती है कि इनको निकालेंगे कैसे, जैसे कि अभी मैंने 5π/6 वैल्यू निकाल दी, तो वो कैसे निकालेंगे, क्या वो हमको रटनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी, नहीं, आपको बिल्कुल भी नहीं रटना है, आपको बस फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली वैल्यू याद रखनी है। एक टेबल मैंने आपको लिखवाई थी, देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रिंसिपल सॉल्यूशंस के लिए आपको क्या क्या याद रखना है। देखिए ये टेबल मैंने आपको बनवाई थी 3.2 में, ठीक है। ये पूरी टेबल आपको पता होनी चाहिए। भाई यहां तक तो हमने 10th में भी पढ़ा था, तो ये तो आपको पता ही है। उसके अलावा आपको ये और याद रखनी है, ठीक है। चलिए, और उसके अलावा आपको ये याद रखना है यहाँ पर कि कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहाँ पर पॉजिटिव होते हैं, कहाँ पर नेगेटिव होते हैं, ठीक है। ऑल स्कूल टू कॉलेज इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हो। तो यहाँ पर एक तो ये चीज काम आएगी, एक ये चीज काम आएगी, और एक और आपको जो मैंने आइडेंटिटीज पढ़ाई थी आपको एक्सरसाइज 3.3 में, ये वाली आइडेंटिटीज यहाँ पर यूज होगी। इनमें भी आपकी ये π-x, π+x और 2π-x, ये वाली 18 आइडेंटिटीज यहाँ पर यूज होगी, ठीक है। इनको देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। सिर्फ मैंने आपको रिकॉल करवाया है कि ये यूज होगी, बाकी आपको बिल्कुल भी कुछ भी पढ़ने पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ रिकॉल करवाया है कि ये चीजें यहाँ पर यूज होगी, π-x, π+x और 2π-x। अगर ये आपको क्लियर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो आप एक बार फास्ट फॉरवर्ड करके एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन देख लीजिए, ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो जाए। और अगर नहीं भी देखो तो भी यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा, मैं यहाँ पर आपको 6 एग्जाम्पल करवाऊंगा। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल करवाने से पहले मैं आपको यहाँ पर 6 एग्जाम्पल करवाऊंगा, 2 साइन के, 2 कोस के और 2 टेन के। उनसे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। उन 6 क्वेश्चन के अलावा, उन 6 टाइप के क्वेश्चन के अलावा और कोई भी अलग क्वेश्चन आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए पूछा नहीं जा सकता, ठीक है। तो उन 6 को समझेगा आप कि आपको किस तरीके से प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने हैं। इनकी 3 स्टेप है, उन तीनों स्टेप को आप बहुत ही अच्छे समझिएगा आप, ठीक है। तो देखिए, पहला एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले रहा हूं, तो ये रहा एग्जाम्पल नंबर 1। फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sin x इज इक्वल टू 1/2। ये वही है जिसके अभी हमने सॉल्यूशन लिखे थे, π/6 और 5π/6। तो वो कैसे आएंगे, कैसे हम लेकर आएंगे, उनको देखिएगा आप। देखिए, जब भी आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आए, सबसे पहले आप ये पता करो कि ये एंगल कौन सा क्वाड्रेंट में होगा। सबसे पहला काम आपका ये है
कि आप ये पता करो कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में होगा। और क्वाड्रेंट कैसे पता करेंगे? क्वाड्रेंट हम पता करेंगे ये देखकर कि ये वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। देखिए sin x इज इक्वल टू 1/2 पॉजिटिव है, तो sin x पॉजिटिव कहां पर होता है वो देखिए आप। sin x पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक और होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। यानी कि यहां पर आपको x की जो वैल्यू लिखनी है, जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखने हैं, वो आपको एक एंगल लिखना है फर्स्ट क्वाड्रेंट का और दूसरा एंगल लिखना है आपको सेकंड क्वाड्रेंट का। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल तो आपको पता है क्या है, वो लिख दीजिए। देखिए sin x इज इक्वल टू 1/2, तो हमको पता है क्या कि sin x इज इक्वल टू sin π/6 होगा। ठीक, ये वैल्यू तो आपको याद रखनी है, ये तो आपकी रटी हुई है ऑलरेडी। ठीक है, उसके अलावा अब ये वाली वैल्यू पता कैसे करेंगे? जो 5π/6 मैंने लिखी थी उसको हम कैसे लिखेंगे? रटने की जरूरत नहीं है, रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। देखिए अब यहां पर हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। कैसे करेंगे आइडेंटिटी यूज? देखिए ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम π-x कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहां पर देखिए वो आइडेंटिटी लिख रहा हूं, sin π-θ इज इक्वल टू साइन थीटा। मैंने x की जगह यहां पर थीटा ले लिया है। ठीक है, ताकि आपको इस x से कंफ्यूजन ना हो। क्लियर? मैंने वही आइडेंटिटी लिखी है। देखिए ये जो यहां पर लिखा था हमने sin π-x इज इक्वल टू साइन x, मैंने x की जगह ओनली थीटा किया हुआ यहां पर। ठीक है, मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूं आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल भी। तो ये आइडेंटिटी हम यहां पर यूज करेंगे। अब देखिए जब आपने ये लिख लिया तो अब इसको देखिए, ये साइन थीटा है, ये साइन थीटा है, ये यहां पर थीटा क्या है? π/6 है। तो इस साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन π-θ। तो देखिए इसको मैं लिख रहा हूं अब साइन π-θ, ये लिख दिया। साइन π-θ इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन π-θ इज इक्वल टू साइन थीटा। इस तरीके से हमको यह आइडेंटिटी को यूज करना है। ठीक है, आप बस ये पता लगा लीजिए पहले कि कौन सा क्वाड्रेंट में एंगल है। तो एक था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक था सेकंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले की वैल्यू हमको पता है और इसकी मदद से हम सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। और इसकी मदद से हम जब थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू आएगी और फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू आएगी तो वहां पर भी हम ऐसे ही पहुंचेंगे, इन्हीं की मदद से, इन्हीं आइडेंटिटी की मदद से। जैसे कि अगर हमको थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचना होगा तो क्या करेंगे? हम π+θ कर देंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचना होगा तो क्या करेंगे? 2π-θ कर देंगे। ठीक है, वो भी आगे के एग्जाम्पल में आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारी दो वैल्यू आ गई, sin x इज इक्वल टू साइन π/6 और sin x इज इक्वल टू साइन π-π/6, और π-π/6 होता है 5π/6। ठीक है, तो π/6 और 5π/6 क्या हो गया? इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गए। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे बाद में π/6 एंड 5π/6 आर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। ठीक है, ये हो गया। चलिए, तो ये तो हमने एग्जांपल लिया जब sin x पॉजिटिव था। अब अगला एग्जांपल लेते हैं जब sin x नेगेटिव है। एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन sin x इज इक्वल टू -1/2। जब वैल्यू नेगेटिव हो तब क्या करेंगे? तो देखिए sin x नेगेटिव का होता है, सबसे पहले ये पता लगाइए। ठीक है, ताकि हमको ये पता चल जाए कि हमको एंगल कौन से क्वाड्रेंट का लिखना है। तो sin x नेगेटिव कहां पर होता है? sin x नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में और एक और होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो मतलब हमको यहाँ पर x की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट वाली लिखनी है और फोर्थ क्वाड्रेंट वाली लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे? देखिए सबसे पहले ये नेगेटिव वैल्यू है तो आप इस नेगेटिव को तो इग्नोर कीजिए। आप ये देखिए कि sin x 1/2 कहां पर होता है? sin x 1/2 कहां पर होता है? अभी हमने देखा था ऊपर π/6 पर होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली वैल्यू देखिए, आप नेगेटिव को छोड़कर पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली वैल्यू ही देखिए। तो sin x 1/2 कहां पर होता है? π/6 पर। तो इसको लिखिए आप इस तरीके से, sin x इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन π/6। भाई साइन π/6 क्या होता है? 1/2, और उसके आगे हमने क्या लगा दिया? माइनस। तो ये हो गया। अब हमारा आंसर जो है वो एक तो थर्ड क्वाड्रेंट वाला है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट वाला है। ठीक है, तो देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे पहुंचेंगे? थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हमको लगाना पड़ेगा π+θ। साइन π+θ होता है माइनस साइन थीटा। ठीक, और फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे पहुंच सकते हैं? 2π-θ से। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हम ये वाला यूज करेंगे, साइन 2π-θ इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये माइनस यहां पर कैसे आ रहा है ये आपको पता ही है। भाई मैंने क्या बताया था आपको कि जब x एक्सिस वाला एंगल हो यहाँ पर, मतलब पाई 2π 3π वगैरह हो, तो फंक्शन चेंज नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्वाड्रेंट हम देख लेते हैं। ये थर्ड क्वाड्रेंट में π+θ यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, और यहाँ पर भी फोर्थ क्वाड्रेंट में ये 2π-θ यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, इसलिए ये नेगेटिव यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, अब इन आइडेंटिटी को हमको यहाँ पर यूज करना है। तो इसको देखिए, ये लिखा हुआ माइनस साइन थीटा, ये रहा माइनस साइन थीटा।
बस आपको अगर एक बार ये पता चल गया कि कौन सा आइडेंटिटी यूज हो रही है, उसके बाद आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए ये माइनस साइन थीटा है, तो इस माइनस साइन थीटा को आप एक बार लिखिए पाई प्लस थीटा और एक बार लिखिए 2 पाई माइनस थीटा। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन एक्स इज इक्वल टू, लिखा हमने साइन पाई प्लस थीटा यानी कि पाई प्लस पाई बाई 6, थीटा क्या है पाई बाई 6 है यहाँ पर, और एक बार लिखा हमने साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 2 पाई माइनस थीटा। देखिए साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, थीटा क्या है पाई बाई 6 से, और साइन 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, साइन 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो ये कितना हो गया पाई प्लस पाई बाई 6, ये होता है 7 पाई बाई 6। ठीक, इसको ऐड करेंगे तो 7 पाई बाई 6 आएगा, और 2 पाई माइनस पाई बाई 6 ये हो जाएगा आपका 11 पाई बाई 6। तो ये जो दोनों वैल्यू आई है, ये आ गई थर्ड क्वाड्रेंट वाली यानी कि ये वाली, और ये आ गई फोर्थ क्वाड्रेंट वाली यानी कि ये वाली। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा हमारे 7 पाई बाई 6 एंड 11 पाई बाई 6। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7 पाई बाई 6 एंड 11 पाई बाई 6 आर प्रिंसिपल सॉल्यूशन, आर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। ठीक है, सेम चीज हमको कोसेक में भी अप्लाई करनी है। अगर कोसेक का क्वेश्चन आ जाए, कोसेक में भी दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो पॉजिटिव वैल्यू के साथ या फिर नेगेटिव वैल्यू के साथ। तो अगर पॉजिटिव वैल्यू के साथ आए तो आपको ये वाला लगाना है, और अगर नेगेटिव वैल्यू के साथ आए तो आपको ये वाला लगाना है। ठीक है, तो ये तो हो गया साइन और कोसेक। अब बात करते हैं हम कॉस की। ठीक है, और जो कॉस में लगेगा वही सेक में भी लगेगा। उसके बाद हम बात करेंगे टेन की, और जो टेन में लगेगा वही कॉट में भी लगेगा। ठीक है, और प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमेशा दो ही निकलेंगे। ठीक है, तो आप देखते हैं एग्जांपल नंबर 3, और अब लेते हैं हम एग्जांपल कॉस का। ये देखिए अगला एग्जांपल लिया हमने कॉस का, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन cos x इज इक्वल टू √3/2। तो इसमें भी वही काम, सेम काम है। सबसे पहले पता करो ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो cos x पॉजिटिव कहां पर होता है, तो देखिए cos x पॉजिटिव होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी कि हमको x की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली लिखनी है और फोर्थ क्वाड्रेंट वाली लिखनी है। फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली तो हमको पता है क्या होती है, देखिए √3/2 कहां पर होता है, ये cos x इज इक्वल टू √3/2 कहां पर होता है, ये होता है पाई बाई 6 पर। ठीक है, cos x इज इक्वल टू cos पाई बाई 6, cos पाई बाई 6 होता है √3/2। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली वैल्यू तो आ गई। अब हमको फोर्थ क्वाड्रेंट वाली वैल्यू लिखनी है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे जा सकते हैं 2 पाई माइनस थीटा से। ठीक है, तो यहां पर हम आइडेंटिटी यूज करेंगे cos 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। ठीक, cos थीटा ये रहा, थीटा क्या है पाई बाई 6, इसको आप लिख दीजिए 2 पाई माइनस थीटा। तो ये हो गया cos 2 पाई माइनस पाई बाई 6 विच इज इक्वल टू cos ऑफ 11 पाई बाय 6। ठीक, तो ये cos x की दो वैल्यू आ गई यहाँ पर, cos पाई बाय 6 और cos 11 पाई बाय 6, यानी कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या क्या होगा हमारे पास, पाई बाय 6 एंड 11 पाई बाय 6। तो पाई बाय 6 एंड 11 पाई बाय 6 आर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। ये हो गया। तो ये तो तब हुआ जब cos x की वैल्यू पॉजिटिव थी। अब देखते हैं एग्जांपल जब cos x की वैल्यू नेगेटिव है। ये देखिए अब हमने cos x की वैल्यू ले ली नेगेटिव। फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन cos x इज इक्वल टू -1/2। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए नेगेटिव वैल्यू है तो सबसे पहले तो ये पता लगाइए कि cos x नेगेटिव कहां पर होता है। cos x नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि हमको सेकंड क्वाड्रेंट वाली वैल्यू पता करनी है और थर्ड क्वाड्रेंट वाली वैल्यू पता करनी है। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए मैंने क्या बोला था, नेगेटिव आते ही नेगेटिव को भूल जाओ। देखो 1/2 कहां पर होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली वैल्यू याद रखो। 1/2 कहां पर होता है, तो 1/2 होता है ये पाई बाय 3 पर। तो यहां पर आप लिख दीजिए इसको cos x इज इक्वल टू माइनस cos पाई बाय 3, ये लिख दिया। अब देखिए अब हमको सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हमको पाई माइनस थीटा करना पड़ेगा, यानी कि हमको यहाँ पर आइडेंटिटी लगानी है cos पाई माइनस थीटा, और cos पाई माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा। ठीक, और थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाई प्लस थीटा। तो यहाँ पर हमको एक और आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी cos ऑफ पाई प्लस थीटा, और ये भी होता है माइनस cos थीटा। अब देखिए वही सेम काम है, ये लिखा हुआ माइनस cos थीटा। थीटा क्या है हमारा पाई बाय 3 है। एक बार आप इसको लिखिए पाई माइनस थीटा, एक बार लिखिए आप पाई प्लस थीटा, दोनों एंगल आपके आ जाएंगे। तो इसको एक बार हमने लिखा cos पाई माइनस थीटा यानी कि पाई माइनस पाई बाय 3, और एक बार हमने लिखा cos पाई प्लस थीटा यानी कि पाई प्लस पाई बाय 3। तो ये एंगल हो गया हमारा cos ऑफ पाई माइनस पाई बाय 3, ये हो गया 2 पाई बाय 3, और यहाँ पर cos पाई प्लस पाई बाय 3 यानी कि ये हो गया cos ऑफ 4 पाई बाय 3। तो ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट वाला एंगल और ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट वाला एंगल। ठीक है,
तो हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या क्या आ गए, 2π/3 एंड 4π/3। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे 2π/3 एंड 4π/3 आर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। तो ये 4 एग्जांपल हो गए। कॉस वाला भी हमने देख लिया, कॉस की वैल्यू पॉजिटिव है तब कैसे करना है, और कॉस की वैल्यू नेगेटिव है तब कैसे करना है। ठीक, अब देखते हैं टेन जब पॉजिटिव है तब क्या करना है, और 10 जब नेगेटिव है तब क्या करना है। तब भी हमको सेम काम ही करना है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए ताकि किसी भी तरह के डाउट की कोई भी गुंजाइश ना रहे। ठीक है, तो अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 5, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 10x = 1/√3। अब हमने ले लिया फंक्शन 10 वाला। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, वैसे ही पहले पता लगाओ पॉजिटिव वैल्यू 10 की कहां पर होती है। तो 10 पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि हमको x जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला लिखना है और थर्ड क्वाड्रेंट वाला लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1/√3 कहां पर होता है, 1/√3 होता है ये π/6 पर। फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली तो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये तो याद रखना ही पड़ेगा, इसको निकालने का और कोई तरीका नहीं है। बाकी सारी तो आप निकाल सकते हो इसकी मदद से, लेकिन फर्स्ट वाला तो आपको याद रखना ही है। तो 10x जो है वो 1/√3 होता है 10 π/6। अब हमको थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचना है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, π+θ, यानी कि हमको आइडेंटिटी यहां पर लगानी पड़ेगी 10 π+θ, और 10 π+θ होता है tan θ। ठीक है, तो देखिए ये रहा tan θ, थीटा क्या है π/6, इसको आप लिख दीजिए π + π/6, तो इसको हम लिख देंगे 10 π + π/6, और ये हो जाएगा हमारा 10 7 π/6। ठीक, तो ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू π/6 और 7 π/6। तो यहां पर हम लिख देंगे π/6 एंड 7 π/6 आर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। ठीक, तो ये तो हो गया जब 10 पॉजिटिव था। अब देखते हैं 10 जब नेगेटिव है तब कैसे करना है। ये देखिए अगला, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 10x = -√3। अब नेगेटिव वैल्यू आ गई, तो पहले ये पता करो कि नेगेटिव कहां पर होता है, 10x नेगेटिव कहां पर होता है। 10x नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और एक होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी कि हमको सेकंड क्वाड्रेंट वाली वैल्यू लिखनी है और फोर्थ क्वाड्रेंट वाली वैल्यू लिखनी है। स्टार्ट कैसे करेंगे, वैसे ही माइनस को भूलो, पहले देखो √3 कहां पर होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में √3 होता है ये π/3 पर, 10 π/3 होता है √3, तो इसको आप लिख दीजिए 10x = -10 π/3। 10 π/3 हो गया √3 और उसके आगे लग गया माइनस, तो ये हो गया 10x = -√3। ठीक, अब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम कर सकते हैं π-θ, तो यहाँ पर आइडेंटिटी हमारी लगेगी 10 π-θ, और ये होता है -10 θ। ठीक, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2π-θ, तो 10 2π-θ, और ये भी क्या होता है, -10 θ होता है। ठीक, और -10 θ ये रहा, थीटा क्या है हमारा π/3, इसको एक बार लिख दीजिए आप π-θ और एक बार लिख दीजिए आप 2π-θ। तो इसको देखिए मैं एक बार लिख रहा हूं 10 π-θ, यानी कि π-π/3, तो ये हो जाएगा 10 2π/3। ठीक, और एक और होता है ये, एक और हम लिख सकते हैं 10 2π-θ, यानी कि 2π-π/3, और ये हो जाएगा हमारे पास 10 5π/3। तो 2π/3 आ गई सेकंड क्वाड्रेंट वाली वैल्यू और 5π/3 आ गई फोर्थ क्वाड्रेंट वाली वैल्यू। तो ये हो गया हमारे पास 2π/3 एंड 5π/3 आर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। ठीक है, ये हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। तो इन 6 टाइप के क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए, इनके अलावा और किसी भी अलग टाइप का क्वेश्चन आपके पास नहीं आएगा। ठीक है, जो काम हमने 10 में किया वही काम हम कॉट में भी कर सकते हैं, जो काम हमने कॉस में किया वही काम हम सेक में भी कर सकते हैं, और जो काम हमने साइन में किया वही काम हम कोसेक में भी कर सकते हैं। इन 6 तरीके के क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल। अब धड़ाधड़ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल आपसे हो जाएंगे। वैसे इससे रिलेटेड 2 ही एग्जाम्पल दिए हुए हैं, बाकी क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, वो आप बिल्कुल आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, उसके बाद हम जनरल सॉल्यूशन पर मूव करेंगे। ठीक, तो ये रहा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल। अब आराम से आप इसको कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 18, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन sin x = √3/2। sin x पॉजिटिव दिया हुआ है, तो पॉजिटिव कहां पर होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो लिख दीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में √3/2 कहां पर होता है, ये √3/2 होता है π/3 पर। तो आप लिखिए यहां पर sin x = sin π/3। ये हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली वैल्यू तो आ गई। सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे जा सकते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में हम जा सकते हैं π-θ से। तो आपको यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करनी है sin π-θ = sin θ। sin θ आपका ये रहा,
थीटा ये रहा पाई बाय 3, इसको आप लिख दीजिए पाई माइनस थीटा, यानी कि साइन पाई माइनस पाई बाय 3, और ये हो जाएगा आपका साइन 2 पाई बाय 3। ठीक, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमारे पास क्या क्या आ गए, पाई बाय 3 एंड 2 पाई बाय 3। ठीक, तो एनसीईआरटी के लैंग्वेज में लिख दीजिए आप देयरफॉर, ये वर्ड मैंने पहले यूज नहीं किया था, अब कर रहा हूं, देयरफॉर द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर, द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर पाई बाय 3 एंड 2 पाई बाय 3। ठीक, ये हो गया एग्जांपल नंबर 18। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 19। एग्जांपल नंबर 19 दिया हुआ है, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 10x इज इक्वल टू -1/√3। 10x नेगेटिव दिया हुआ है, तो 10x नेगेटिव कहां पर होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो कैसे लिखेंगे इसको, देखिए माइनस को हटाओ, देखो 1/√3 कहां पर होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कहां पर होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये होता है पाई बाय 6 पर। तो इसको आप लिखिए 10x इज इक्वल टू -10 पाई बाय 6। अब सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हमको यूज करना है 10 पाई माइनस थीटा। 10 पाई माइनस थीटा होता है -10 थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए हमको यूज करना है 10 2 पाई माइनस थीटा। 10 2 पाई माइनस थीटा होता है -10 थीटा। ठीक है, तो ये रहा -10 थीटा हमारा, थीटा क्या है पाई बाय 6। एक बार आप इसको लिखिए पाई माइनस थीटा, एक बार लिखिए 2 पाई माइनस थीटा। तो एक बार हम लिखेंगे इसको 10 पाई माइनस पाई बाय 6, और एक बार हम लिखेंगे 10 2 पाई माइनस पाई बाय 6। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 5 पाई बाय 6, और ये हो जाएगा हमारे पास 10 6 to 12 11 पाई बाय 6। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमारे पास क्या क्या है, 10x इज इक्वल टू -1/√3 के लिए 5 पाई बाय 6 एंड 11 पाई बाय 6। तो यही लाइन यहां पर भी लिख सकते हैं हम, देयरफॉर द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर 5 पाई बाय 6 एंड 11 पाई बाय 6। ठीक, तो ये हो गया हमारा टॉपिक प्रिंसिपल सॉल्यूशन वाला कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, और जनरल सॉल्यूशन के लिए भी आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना आना चाहिए, क्योंकि इन्हीं की मदद से हम जनरल सॉल्यूशन को निकालेंगे। क्लियर, तो वो बात हम करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।